चैप्टर पहला है और सेट। समुच्चय। तो 1.3, 1.4, 1.5 की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आइए चलिए 1.3 और यूनिवर्सल सेट पर बात कर चुके, और वेन डायग्राम को लेकर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट आया है और सेट अलजेब्रा की कुछ बात करनी है। यूनियन समझाना था, इंटरसेक्शन समझाना था। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट तो 1.4 तक जा सकते हैं क्या, ये देखा जाए। सबसेट समझा चुके, यूनियन और इंटरसेक्शन पहले समझा रहे हैं। उसके बाद आया है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, फिर सेट अलजेब्रा के कुछ लॉज और लिखे गए और 1.5 की ओर आए। आप कहां तक आगे बढ़ चुके हैं बताइए। 1.3 में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। और फिर यूनिवर्सल सेट के बाद ऑपरेशनल अलजेब्रा लिखनी है थोड़ी, यूनियन की और इंटरसेक्शन की। ठीक है, तो पहले यूनियन और फिर इंटरसेक्शन बताना है। चलिए 1.3 तक कुछ पूछना है पहले तो बताइए, फिर ऑपरेशंस ऑन सेट्स बताएं, दैट इज यूनियन एंड इंटरसेक्शन पहले बताना होगा। एक्सरसाइज 1.3 के तीसरा और चौथा क्वेश्चन बता दीजिए। आइए 1.3 तो परिभाषा अभी इसका मतलब है आप तक सही ढंग से पहुंची नहीं किताब से। 1.3 तो पहला आ रहा है तीसरा सवाल। हाँ, मान लीजिए कि सेट लिखा गया है एक ए, सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं 1,2 और एक एलिमेंट ऐसा है जो खुद भी एक सेट है। ठीक है, जैसे एक बड़ा घर हो तो उसमें फैमिली मेंबर्स की बात हो रही थी तो उनके नाम दे दें, और ये सेट किसका है, उसी में किराएदार भी हो, तो पता चला इस तरह से ये सेट लिखा गया है। अगर ध्यान देंगे तो बेस्ट एग्जांपल यही निकलेगा। ठीक है, क्लियर। हाउस नंबर से 429, तो उसके बाद अब फैमिली मेंबर्स की बात हो रही है तो उसमें इस तरह से लिखा गया उनके नाम, तो वहां उसी में एक किराएदार फैमिली भी है, उनके नाम ऐसे लिख दें। ठीक है, तो उन्हें सेट में लिख दिया गया कि वो उसी में एक फैमिली और थी, उसके मेंबर्स ये थे। समझ गए। हाँ, ये सेट इस तरह का है। इस सेट के अंदर फिर से एक सेट भी एलिमेंट के रूप में आया है। ये सेट है, समुच्चय स्वयं है और अवयव भी बन गया। ठीक है, एलिमेंट भी बना। 3-4 सबसेट है। देखो अब पहला, सारे पार्ट दिखा रहे हैं, समझ जाओ। सबसेट समझा चुके, सबसेट आया कैसे। ठीक है, मान लो कोई फैमिली ही हो और फैमिली मेंबर्स हो A, B, C, D, E, 5 मेंबर है ना, फादर मदर। ठीक है, 2 सिस्टर्स एंड विथ ब्रदर, ये आया। अब ये क्या हुआ, अब इसी में से अगर हम कोई दूसरा सेट लें B, तो पहला C और D ले लिया। C और D, ये वाला B के सारे एलिमेंट्स A में हैं। ठीक है ना, फॉर ऑल एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू B, ठीक है, दे लाई इन A। ठीक है, B के सारे एलिमेंट यदि A में लाई करेंगे तो B इज सबसेट ऑफ A, ऐसे था। तो आइए देखिए 3 और 4, ये पहला ही सवाल आपका गलत हो गया होगा, इसीलिए आपको भाषा समझ में नहीं आई और मैंने उदाहरण दे दिया है। क्या, ये किराएदार की फैमिली है। ठीक है, 3-4 ऐसे आया, तो यहां पर इसको लिखा गया कि ये सेट है और ये सबसेट है A का। ये A का सबसेट नहीं हो सकता। ठीक है, इस एलिमेंट को जब कंसीडर करेंगे तो इस पर अगर फिर से कर्ली ब्रैकेट लगा देते तब कहते कि वो सबसेट है। ऐसे में ये क्या है, एज एन एलिमेंट। ठीक है, ये सेट एलिमेंट के रूप में है A में। ठीक है, तो सबसेट नहीं है, बल्कि ये कहा जाएगा कि दिस इज इनकरेक्ट, ये सबसेट नहीं हो सकता, ये एलिमेंट है, A का एलिमेंट है। अगर इसी पर फिर से एक बार ऐसे फिर से
बड़ा कर्ली ब्रैकेट लगा देते और अब कहते, तब हम सबसेट मान सकते हैं, ठीक है, कि ये एक एलिमेंट का सबसेट है। लेकिन 3 4 लेंगे एज ए सेट, वो सेट इटसेल्फ दैट इज लाइंग इन ए, तो वो सबसेट नहीं हो सकता। एलिमेंट हमेशा बिलोंग करता है और सेट सबसेट बनाता है, ठीक है। तो सेट अब चूंकि एलिमेंट के रूप में वहां आ गया ए में, इसलिए वो सबसेट नहीं रहा, वो एलिमेंट बनेगा, ठीक है। और ये सही है, या ये कहा जाता क्या कि एज एन एलिमेंट 3 4 विच इज सेट ओवर देयर इन ए, ठीक है, बिलोंग्स टू ए, ये कहा जाएगा। तो ये सही है और ये गलत है, ठीक है। तो मान लीजिए कि गिवन सेट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही और कौन सा नहीं सही, तो क्यों भी बता दिया, ठीक है। क्यों, ये सेट है लेकिन एलिमेंट के रूप में अगर कर रहा है सेट के अंदर, इसलिए इसे सबसेट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सेट के अंदर एलिमेंट्स ही लिखे जाते हैं, ठीक है। तो उसको बाहर नहीं कर सकते, लेकिन उसे एलिमेंट मान सकते हैं। जैसे उदाहरण हमने दे दिया किराएदार की फैमिली का, तो इसका उत्तर पहले का ही चेक करिए और यहीं पर भ्रम हुआ होगा। देखिए मैंने सही बात बताई है कि नहीं बताई है। 1.3 चेक करिए जरा, मैंने सही बताया कि गलत। 1.3, तो 1.3 का मतलब है तीसरे का पहला, क्योंकि 3.3,4 बिलोंग्स टू ए, ठीक है, तो ये असत्य निकल रहा है, ठीक है। तो उसमें यही कहा था उन्होंने कि कौन से कथन सही नहीं है, तो पहला सही नहीं है, और चूंकि क्या लिखा है, इट बिलोंग्स टू, तो ये व्याख्या जो हमने की है ध्यान रहे, ठीक है, क्लियर, ये चीज आई। एक बड़े भवन में एक मकान मालिक की फैमिली के साथ किराएदार भी है, ऐसा सेट है ये, ठीक। आइए अब पहला हो गया, अब जरा फिर से याद कर लीजिए, सारे बताने हैं पूरे पार्ट्स, कि कोई क्रिटिकल है आपके लिए तो वो बताइए। दूसरा समझ में आया, तीसरा, तो दूसरा सही है क्योंकि वो एलिमेंट के रूप में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और ये मैंने तीसरे, तीनों एक ही में आ गए हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एक ही उत्तर से मिल गए, ठीक है। अब चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, ठीक है, ठीक है, 10वां, 11वां, ठीक, ये देखिए। तो इसमें से कोई रहस्यपूर्ण लग रहा है जिसमें ऐसा लगे कि एक स्पष्ट व्याख्या चाहिए। भाषा है ये सेट थ्योरी मॉडर्न अलजेब्रा की, और यही फोकल पॉइंट है मॉडर्न अलजेब्रा का। बहुत आगे निकल गया है ये सब्जेक्ट, अब इसे आज का समाज इस बात से परिचित नहीं, ठीक है। मॉडर्न अलजेब्रा बहुत आगे निकल गई है, दुनिया से काफी आगे चली गई है, 40 साल आगे जा रही है। तो आगे बताइए, पूछिए। चौथे का पहला, चौथे का पहला, चौथे में तो सभी लिखने पड़ेंगे तो ही अच्छा रहेगा। हाँ, चौथे में और तीसरे में अगर कोई संदेह हो तो बताइएगा जरूर। चौथे में सभी लगभग लिखने पड़ेंगे, सबसेट्स लिखने हैं। निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। अच्छा, एक समुच्चय के एलिमेंट्स पता चल जाए कि कितने हैं, तो उसके उप समुच्चय कितने होंगे, ये आगे बाइनोमियल थ्योरम वाले ब्रिज कोर्स के चैप्टर में, इसीलिए बाइनोमियल थ्योरम पहले पढ़ाते हैं। सबसे पहला पार्ट ही बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाते हैं, क्योंकि इसी सवाल के प्रश्न में रुक जाते हैं। कितने सबसेट होंगे विद्यार्थियों को पता ही नहीं चलता। तो बाइनोमियल थ्योरम ही पहला स्टेटमेंट है 11th क्लास का, जो सबसे पहले लिखा जाना चाहिए और अंक गणित ही पढ़ानी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो वो बाइनोमियल थ्योरम ही था, लेकिन अब उसमें अभी दिखाएंगे, फॉर्मूला बता देंगे। 2 to the power n सबसेट्स होते हैं अगर सेट के अंदर, ठीक है, अगर सेट के अंदर सेट ए, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज से n, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे सबसेट उसके, तो 2 to the power n माना जाता है। देखिए, जैसे मान लो एग्जांपल ले रहे हैं नंबर ऑफ सबसेट्स का, हमारे पास होते 2 एलिमेंट्स, ठीक है, 2 एलिमेंट्स p और q। तो पहला जरूरत क्या होता है, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट,
है ना, एक रिक्त समुच्चय, हर किसी का समुच्चय होता है समुच्चय के लिए। तो पहला सेट 5 आ गया। दूसरा एक एक एलिमेंट वाले, देखो P इसके एलिमेंट सारे एक ही है जो इसमें लाई कर रहा है। दूसरा एलिमेंट Q वाला एक एक एलिमेंट की सेट, ठीक है, वो सब भी समुच्चय हुए क्योंकि इसका एक एलिमेंट P इसमें लाई करता है, इसका एक एलिमेंट Q इसमें लाई करता है। अगला दी यूनिवर्सल सेट, वहीं से जो सेट लिया था हमने, द सेट इटसेल्फ इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। ये सेट खुद का भी सबसेट होता है ना, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें चले गए, ठीक है। तो हमने क्या पाया कि सारे सेट सबसेट जब हमने लिखे एक ऐसे सेट के जिसमें 2 एलिमेंट थे, तो सबसेट की संख्या कितनी आ रही है? 1 2 3 4 आई ना, नंबर ऑफ सबसेट्स। अब ये फॉर्मूला कैसे बना था? बाइनोमियल थ्योरम से ही बना था, लेकिन आप ब्रिज कोर्स के लिए मिले नहीं है, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें अधूरी छूट जाती हैं। आइए, नंबर ऑफ सेट्स कितने लिखे सबसेट्स, देखो कितने आए, इसलिए। और हाई स्कूल की पढ़ाई के बाद पढ़ाई रुकती है तो कठिनाई, 12वीं के बाद रुकती है तो कठिनाई, लेकिन अब पढ़ाई रुक तो रही है, ये तो सत्य है। तो P, Q देखे 2 एलिमेंट्स। अब फॉर्मूला ये बताया है कि 2 की पावर n अगर लिया जाए, ठीक है, तो क्या होता है? नंबर ऑफ सबसेट्स मिल जाएंगे। तो पहला आप लिख रहे हैं, पहला है उसमें एक ही एलिमेंट था, ठीक है, A। तो अब अंदर से जान गए इस फार्मूले से क्या कि कितने एलिमेंट्स बनेंगे सबसेट्स, 2 टू दी पावर 1 बनेंगे, माने 2 सबसेट बनेंगे। क्या? पहला तो 5 हो गया एक, और दूसरा दी सेट इटसेल्फ, ठीक है, इसके सारे एलिमेंट, चूंकि इसके अंदर एलिमेंट ही नहीं होता इसलिए माना जाता है ऐसा, ठीक है। ये क्लियर हो गई चीज, समझ गए अच्छी तरह से। अब दूसरा पार्ट, तो आपने पहला पूछा था लेकिन मैंने कहा कि उसे सभी बताने पड़ेंगे, ठीक है। हाँ, दूसरा पार्ट है A, B। तो A, B का P और Q समझा चुके हैं। सेकंड पार्ट बिल्कुल ऐसा है, ये सेकंड पार्ट हो गया। अब नाम ले लिया A, B, जो कि मैंने P और Q के नाम से पहले ही दिखा दिया है, इसके हो गए, ठीक है। और उसके बाद अब आया तीसरा 1 2 3, तो पहले से ही गिन लो, और ये गिनना भी जरूरी है, नहीं कि जब सबसेट्स लिखते हैं तो 1 2 छूट जाते हैं। इस वाले के जैसे विद्यार्थी 7 लिखते हैं जब तक ये ना पढ़ाओ, लेकिन किसी भी विद्यालय में बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाई नहीं जाती जब तक कि उस चैप्टर का नंबर नहीं आता। तो इस प्रश्न का उत्तर सभी विद्यार्थियों का 90% स्कूल्स इंडिया के गलत लिख देते हैं इम्तिहान में, कारण बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी नहीं जाती। तो यहां से जो सबसेट्स का कलेक्शन करते हैं उसमें ये अंदाज लगाकर नहीं देख पाते कि कभी क्या कोई सेट बच तो नहीं गया, तो बच जाता है एक, और ये तभी ध्यान रह पाता है जबकि ये फॉर्मूला पता हो तो देख लेता है कि हमने सारे सबसेट्स लिख दिए कि नहीं। तो क्या करेगा? 2 की पावर n करेगा, तो 2 की पावर 3 करेगा तो ये 8 आ जाएगा, ठीक है। 2 की पावर n करेगा तो 8 आ जाएगा, ठीक है। तो 8 बनने चाहिए। जनरली सेट सबसेट्स के रूप में कलेक्शन करते हुए विद्यार्थी 7 तक पहुंच पाते हैं, कोई ना कोई छूट जाता है। तो उसमें उनको ये थ्योरी नहीं पता है क्या कि जो सबसेट्स बनेंगे उनमें या तो एलिमेंट ना हो, या तो एक एक एलिमेंट वाले सबसेट, या तो 2 2 एलिमेंट वाले सबसेट, और एक 3 एलिमेंट वाला सबसेट जो सेट इटसेल्फ होगा। तो एक देखिए, when there is no element that is phi itself empty set, and when there are just one element, ठीक है, when there is just one element in the subset, तब क्या होगा? ठीक है, 1 एक आया, दूसरा 2 आया, तीसरा एक एक एलिमेंट वाले सबसेट निकल आए। अब 2 2 वाले बनेंगे, तो इसीलिए अब यहां पर जब 2 2 वाले बनाने हैं तो गलती हो जाती है, इसीलिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन एनसीआर और एनपीआर तुरंत लाते हैं ब्रिज कोर्स में, ताकि ये पता चल जाए कि अब 2 2 वाले जो आपने बनाए हैं वो सही बनाए कि नहीं बनाए, कम ज्यादा तो नहीं हो गए, ठीक है, ज्यादा होते ही नहीं, कम हो जाते हैं। तो 1 2, ठीक है, अब 2 एलिमेंट्स लेकर सबसेट बनाने हैं। अगला बना 2 3 का कॉम्बिनेशन बन सकता है, अगला कॉम्बिनेशन 1 3 का बन सकता है। तो 2 2 एलिमेंट हम ले रहे हैं 3 में से, तो कैसे चुना कि 3 ही बनेंगे? अभी मान लेते हैं फॉर्मूला नहीं पता, ठीक, तो 3 बने। अब देखिए सही निकलेगा कि गलत। तो 1 2 3 4 5 6 7, आंसर कह रहा है 8 होने चाहिए। जनरली 90% स्कूल्स में स्टूडेंट्स यहां पर उत्तर छोड़ देते हैं, है ना।
ठीक, अब इसके बाद एक और बच जाता है, क्या, द सेट इटसेल्फ, ठीक है, और वो क्या है 1 2 3। अब देखिए 8 हो गए कि नहीं हो गए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरे 8 निकल आए। तो गलती कहां पर होती होगी, ये जनरली नहीं छूटता क्योंकि ये तो याद रह जाता है द सेट इटसेल्फ, ठीक है, वो सबसेट होगा। ये जब दो का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तब उनसे कोई छूट जाता है, कहीं गड़बड़ हो जाती है, किसी किसी से ये 5 छूट जाता है एम्प्टी सेट, तो वो थ्योरम उन्हें ध्यान नहीं रही कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये थ्योरम ध्यान नहीं रहती, ठीक है, क्लियर। हाँ, आइए अब इसमें से 5 के सबसेट लिखने बहुत जरूरी है, ये इम्तिहान में पूछ लेते हैं 1 नंबर में, 5 के सबसेट अब कैसे लिखोगे, ठीक है, ये जानना जरूरी है। सबसेट्स ऑफ 5, द फोर्थ पार्ट, ठीक है, एम्प्टी सेट के सबसेट कैसे लिखे जाएं, ठीक है, ये तो स्वयं ही रिक्त है, वाइड सेट, ठीक है, हैविंग नो एलिमेंट, तब अब क्या हो, तो क्या होगा, यही दिखा कि नहीं, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो ये माना जाए कि एक तो ये लिखा 5, अब क्या और भी कोई हो सकता है, ये सोचा जाए। 5 ऐसे लिखा भी जाता है, इसको ऐसे भी लिखते हैं कई बार, ये डिनोट करते हैं, कई बार ऐसे लिख देते हैं, ये चीज। तो क्या था, 2 की पावर, देखो जरा चेक किया जाए कि क्या कुछ और भी लिखें, देखा जाए 2 की पावर क्या हुई, एम्प्टी सेट हैज नो एलिमेंट, एम्प्टी सेट के अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं, 0, तो जितने एलिमेंट होते हैं दैट रेज टू द पावर n आता है। अब देखें 2 टू द पावर 0, अब देखें फार्मूला सही जा रहा है, 2 टू द पावर 0 1 आया, एक ही सबसेट बच रहा है, ठीक है, और अब डिलीट कर दिया है पावर सेट ऑफ ए गिवन सेट, ठीक है, नहीं तो वो 5 का पावर सेट बंद करके उसके अंदर एलिमेंट्स लिखा रहे होते हैं, वो एग्जाम में बहुत आता है एग्जाम में, ठीक है, अब नहीं देते, ठीक है, तो अब क्या दूसरा सेट और बनेगा, बोलो, किसी को ये अगर लग रहा हो कि अभी बनना है सबसेट, तो उस पर विचार जरूर करें, किसी को भी लगेगा भी ये कि अभी सेट बनना है कि नहीं बनना है, ये किसी को भी लग सकता है, ठीक है, फॉर्मूला हालांकि देख लिया तो फॉर्मूला ये जस्टिफाई कर रहा है, क्या, 2 टू द पावर 0 इज 1, ठीक है, एम्प्टी सेट विदाउट एलिमेंट है, इट हैज नो एलिमेंट, तो 0 एलिमेंट हो गया, n 0 हो गया, तो 2 टू द पावर 0 इज 1, तो नंबर ऑफ सबसेट्स फॉर दिस 5 इज जस्ट 1 एंड दैट इज द एम्प्टी सेट एंड और द सेट इटसेल्फ, ठीक है, यही हो गया। तो अब देखिए इसका उत्तर ढूंढिए, ठीक है, बहुत कॉन्फिडेंटली हमने समझाया है, लेकिन आप देखिए कहीं मैं गलत तो नहीं बोल गया, उत्तर देखिए जरा, उत्तर देखिए, यस सर सही है, सही है। तो आइए ये 5 आ गया, 5 के लिए हमने आपको सब कुछ बता दिया कि 5 के सबसेट कैसे लिखेंगे, तो मैंने ब्रिज कोर्स पर बात की कि अगर 2 टू द पावर n का फॉर्मूला मैं नहीं देता तो ये उत्तर गलत हो जाता है, विद्यार्थी 2 सबसेट लिख देते हैं कई बार, ठीक है, और मैंने पहले आपको कंफर्म किया है ये बाइनोमियल थ्योरम, और देखो ब्रिज कोर्स की कितनी अहमियत है, क्या पहला पार्ट चल रहा है और बाइनोमियल थ्योरम की जरूरत पड़ गई, तो ये कहा जाता है क्या कि दुनिया की कोई भी किताब किसी भी विषय की कंपाइल इस तरह से नहीं की गई है कि वो पूरी तरह से जैसा शरीर है ऐसी जुड़ी हुई हो, क्लियर हुई बात। तो आइए आगे पूछिए, 1.3 में आगे पूछिए, फिर 1.4 में यूनियन और इंटरसेक्शन समझा दें, 2 सेट्स का सम्मिलन और 2 सेट्स का सर्वनिष्ठ होना, ठीक है, तो ये समझाना है, ये 2 छोटे लॉ हैं, फिर इनकी अलजेब्रा आ जाएगी, सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बड़ी मोटी किताबों के साथ ये हायर क्लासेस में आ जाते हैं बीएससी में। सर 5वां आइए, निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए, तो अंतराल अभी बताया भी नहीं, फिर से बता देते हैं, ठीक है, आइए तो देखिए अंतराल इंटरवल, तो इंटरवल में भी नोटेशन है कैसे लिखे जाते हैं, देखो अंतराल 1 से 2 तक, 4 से 9 तक,
ऐसे कह रहे हैं। तो अंतराल ये भाषा में जरूरत पड़ेंगे जब इंटरवल्स लिखे जाएंगे डोमेन रेंज के लिए, तब तो अंतराल आया। तो देखिए नंबर लाइन ऐसे, ये 0 था, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 है। अब मान लो हम कोई x लें जो 1 और 3 के पास हो, कोई रियल नंबर हमने ये ले लिया, तो पता चला 1 और 3 के बीच में जा रहा है। तो पता चला अगर हम 1 और 3, 1 से 3 तक, ठीक है, ये क्लोज्ड इंटरवल है, अंतराल समझिए, क्लोज्ड इंटरवल माने 1 और 3 शामिल हैं, क्लोज्ड इंटरवल कहलाता है, तब बिग ब्रैकेट लगाया जाता है। ठीक है, इंडिया इसे बिग ब्रैकेट बोलती है, लेकिन ये ब्रैकेट इटसेल्फ है, बिग ब्रैकेट बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एकदम गलत उच्चारण है बिग ब्रैकेट, ये इटसेल्फ ब्रैकेट है। ठीक है, जो छोटा वाला लिखा जाता है ये ब्रेस है, ये करली है। ठीक है, करली ब्रैकेट, और ये ब्रैकेट है, ये करली ब्रैकेट है, और ये ब्रेस है। लेकिन चूंकि इंडिया इसे स्मॉल ब्रैकेट कहने लगी तो इसे बिग ब्रैकेट कहने लगी। ये अपभ्रंश है एक तरह का, लेकिन आप जानिए कि ब्रैकेट ऑनली, बिग ब्रैकेट कहने की जरूरत नहीं होती। 1 3। और एक बात और बताएं कि इसके साथ इंडियन प्रिंटिंग कॉमा लगाती है। तो एक बार ये बात पूछी गई थी डिपार्टमेंट में IIT के कि ये सही है कि गलत, तो डिपार्टमेंट का उत्तर आया था कि ये गलत है, इंडिया में गलत प्रचलित हो गया है, इंटरवल में कॉमा लगा देते हैं, ये गलत है। ठीक है, इंटरवल में रियली कॉमा नहीं लगना चाहिए। क्यों? 1 से 3 तक की सारी संख्या, तो कॉमा कहां से लगा? ठीक है, कॉमा तो सेट में लगता है जब आप ऐसे लिखते हो, कैसे, A, B। ठीक है, जब एलिमेंट्स अलग अलग कर देते हैं तब कॉमा लगता है। 1 से 3 अलग नहीं है, 1 से 3 तक, 1 से 3 अलग नहीं है, 1 से 3 तक तो कॉमा नहीं लगता। ठीक है, लेकिन इंडियन प्रिंटिंग कॉमा लगा बैठती है। अच्छा ठीक है, आइए, तो ये क्या था, 1 और 3 शामिल है, 1 and 3 इंक्लूडेड। ठीक है, 1 and 3 इंक्लूडेड, शामिल है, इंक्लूडेड शामिल। और उसे कैसे लिखोगे, तो ये पहले सीखो। तो ये आया कि कोई x है इसके बीच, जैसे ये है, ये मान लो x है, तो माने वो x 1 भी हो सकता है, बराबर लिखा गया, इक्वल टू 3, लेस देन और इक्वल टू 3। ठीक है, यहां पर, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब दूसरा देखिए, दूसरे में ओपन हो सकता है। ठीक है, 1 3, तो कॉमा नहीं लगाया जाता, तो कॉमा हटा दीजिए। ठीक है, अपने सर से बात कर लीजिए, 1 3। ठीक है, तो इसमें क्या है, 1 and 3 इंक्लूडेड नहीं है, x इज ग्रेटर देन 1 बट नॉट 1। ठीक है, ठीक है, और x लेस देन 3, तो इसको ऐसे लिखते हैं, ध्यान दें, 1 and 3 नॉट इंक्लूडेड, 1 and 3 नॉट इंक्लूडेड, 1 और 3 शामिल नहीं कर सकते। ठीक है, 1 and 3 नॉट इंक्लूडेड। अब तीसरा क्या है, ऐसा हो सकता है 1 इंक्लूड कर लिया जाए और 3 छोड़ दिया जाए, इन्हें सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज्ड कहते हैं। ठीक है, सेमी आधा, सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज्ड। ठीक है, कोई इसे सेमी क्लोज्ड कह सकता है, क्यों, 1 क्लोज्ड है। कोई इसे सेमी ओपन कह सकता है, 3 ओपन है। ठीक है, इसमें क्या है, फिर से लिख लो, 1 शामिल है, 3 नहीं शामिल है, 1 शामिल है, ठीक है, और 3 नहीं शामिल है। ठीक है, 1 शामिल, 3 नहीं शामिल है, तब ऐसे लिखा जाएगा अंतराल। ठीक है, अच्छा चौथा, ऐसा वो भी सेमी क्लोज या सेमी ओपन, उसमें क्या है, हमने 1 पे ओपन रखा और 3 पे क्लोज रख दिया, तो इसको कैसे लिख रहे हैं, 1 3, तो क्लोज कर दिया है, 1 को शामिल किया है, तो माने 1 पर इक्वलिटी लगेगी और 3 पर नहीं लगेगी। इसमें आए, इसमें क्या हुआ, 3 शामिल है, 1 नहीं शामिल है, 1 नहीं शामिल है, तो अंतराल कैसे लिखे जाते हैं, उसका सिंबॉलिक एक्सप्रेशन हमने आपको दिखाया, नहीं शामिल है, 1 नहीं शामिल है। ठीक है, 1 नहीं शामिल है, और उसके बाद 3 शामिल है। इसको कैसे लिखोगे, 1 ओपन रखना है तो इक्वलिटी नहीं लगेगी, और 3 शामिल करना है तो इक्वलिटी लगेगी। अब पहचान लीजिए, अच्छी तरह से नोट भी कर लीजिए कि अंतराल कैसे लिखे जाते हैं, इसे समझिए। अंतराल कैसे लिखे जाते हैं, ऐसे लिखे जाएंगे। कोई अभी भी डाउट है तो बताइए। ये 5वां था। अब 5वें में उन्होंने कहा निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए।
ठीक है। तो अब इंटरवल, तो पहले वाले में क्या है, -4 शामिल नहीं है, 6 शामिल है। तो पहले वाले का उत्तर आया क्या, देखो ध्यान से, -4 शामिल नहीं है, लेस देन x, देन लेस देन और इक्वल टू 6, तो -4 शामिल नहीं है तो ओपन, और 6 शामिल है तो क्लोज्ड। फिर सेकेंड पार्ट आया क्या, x बिलोंग्स टू r, फिर -12 ओपन, -12 शामिल नहीं है और -10 भी शामिल नहीं है, ठीक, तो 10 माइनस का, दोनों शामिल नहीं है तो ओपन ब्रैकेट। और तीसरा आया क्या, तीसरा आया अब की 0 शामिल है इसलिए उसे क्लोज्ड ब्रैकेट में लिखोगे, ठीक है, 0 शामिल है तो क्या हुआ 0, और उसके बाद 7, ठीक, और 7 ओपन है, क्यों, साफ दिखा है, लेस देन ओनली। फोर्थ पार्ट आया क्या कि 3 भी शामिल है, 4 भी शामिल है, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू दोनों पर लिखा हुआ है 3 और 4 के लिए, तो दोनों ही शामिल किए गए, 3 और 4। तो जब हमने आपको इंफॉर्मेशन दे दी तब आप उत्तर जान गए कि कौन सा ओपन रखा जाएगा और कौन सा क्लोज्ड रखा जाएगा। तो ये है, और आपने देखा कि कॉमा नहीं लगाए हैं, लेकिन किताबों में आप लगातार देखिए कॉमा लगा हुआ है। कॉमा उसका उत्तर है, कॉमा क्यों नहीं लगना चाहिए, कॉमा इसलिए नहीं लगना चाहिए कि ये सेट के एलिमेंट्स नहीं है। हियर वी आर हैविंग ऑल एलिमेंट्स एज रियल नंबर फ्रॉम 1 to 3, और वो इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स हैं, तो इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स को कॉमा से अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। चलिए आगे पूछिए, और कोई सवाल, अभी 6वां 7वां बाकी था, 8वां, अभी कोई बात भी पूछनी हो तो और अभी पूछिए, भी जल्दबाजी नहीं है, बहुत जल्दी कोर्स खत्म होता है, बस ये है कि पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला, ठीक है, एक दूसरे को समझते हुए एक दूसरे को समय देते चलें तो बहुत जल्दी कोर्स खत्म होता है। तो 7वां बता दीजिए, 1.3 का 7वां। हाँ बता रहे, आओ, ये इंटरवल्स नोट कर लिए, चलिए आइए, 1.3 7वां, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। यूनिवर्सल सेट है, प्रस्तावित करना है समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। तो अब इसके लिए सार्वत्रिक यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है, बहुत सारे ट्रायंगल्स प्लेन में बने हैं, तो पहला है समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, समकोण जिनमें 90 डिग्री का हो, तो अब हम कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं, ठीक है, समकोण त्रिभुज का असमुच्चय, समकोण त्रिभुजों का, समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। समकोण त्रिभुज अगर बहुत सारे बने हो ट्रायंगल, ऐसे ये समकोण हुआ, कोई ऐसा बना है, कोई ऐसा बना है, ठीक है, समकोण नहीं है, तो अगर प्लेन में हम बहुत सारे ट्रायंगल्स बना दे किसी भी तरह के, तो उसमें से ये वाले, ठीक है, समुच्चय बनेंगे। तो यूनिवर्सल सेट हम क्या बना सकते हैं, यूनिवर्सल सेट जो सार्वत्रिक सेट बनाएंगे, ठीक है, त्रिभुजों का समुच्चय, जिसमें, ठीक है, त्रिभुजों का समुच्चय बना दें, सभी प्रकार के होंगे, उसमें किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, त्रिभुजों का समुच्चय, ये सार्वत्रिक सेट काम कर जाएगा, त्रिभुजों का समुच्चय ये काम करेगा। एक प्लेन में किसी भी तरह के ट्रायंगल बने हुए हैं, उनमें से समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, ठीक है, तो सार्वत्रिक सेट बन सकता है आसानी से ही। दूसरे वाले में भी होगा समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, ठीक है, जो जिनकी दो भुजाएं बराबर हैं उनको कहेंगे, तो उसमें भी त्रिभुजों का समुच्चय ही काम कर सकता है आसानी से, ठीक है। छुट्टी हो गई किस विद्यालय की सबकी, तो अब अगली बार पूछिएगा सवाल, ठीक है।